हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योति शिक्षालय। हमने चंडीगढ़ पीजीटी मैथ और अपकमिंग एग्जाम डी प्लस पीजीटी मैथ की क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज शुरू की हुई थी। ठीक है, तो चलिए उसमें नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं। हमारा जो आज का लेक्चर है उसमें हम क्या नए क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, तो द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 = 0। तो इस इक्वेशन के हमें रूट बताने हैं। तो हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले क्या है। एक तो ये है हमारे पास x = -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। या तो हम इससे निकाल सकते हैं या हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के इसका निकाल सकते हैं या इसके फैक्टर बना के। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि क्या हम इसका परफेक्ट स्क्वायर बना पाएँ। ठीक है, तो देखो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे ये है जो हमारे पास √3x का होल स्क्वायर 3 को लिख सकते हैं ऐसे, -2 इसको लिखेंगे √6 √2√3x प्लस इसको लिखेंगे √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये बन गया, यानी कि ये √3x माइनस √2 कंप्लीट होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की हमारे पास 2 है स्क्वायर में वैल्यू, तो इसकी 2 वैल्यू आएंगी x की, तो क्या आएंगी √2/3 हमारे पास ये वैल्यू आ जाएंगे। तो इसका सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन। तो हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो हमारे पास ये देखिए क्या होता है, हमारे पास प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए एक तो नॉर्मल वेक्टर, जो मतलब ये है नॉर्मल वेक्टर होता है n, और n के ऊपर अगर कोई दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं, n1 ये मान लिया n1, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास n2, ये दो परपेंडिकुलर है। तो जो दो प्लेन हमारे पास ये गिवन है और ये जो इक्वेशन निकालनी है उस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर, यानी कि हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो ये वाला जो वेक्टर है ये इन दोनों के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जब कोई वेक्टर किन्हीं दो वेक्टर पर परपेंडिकुलर होता है तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वही उसका वेक्टर होता है। ठीक है, अगेन रिपीट, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रही हूँ। जब कोई वेक्टर किन्हीं दो वेक्टर पर परपेंडिकुलर होता है तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो ही उनका वेक्टर होता है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में नॉर्मल वेक्टर काम करता है, ये बात याद रखना। जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसमें नॉर्मल वेक्टर काम करता है। ठीक है, तो कैसे बताओ कैसे करता है नॉर्मल वेक्टर काम। तो यहाँ से देखो ए जब हम निकालते हैं a क्रॉस b, तो ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा डॉट यूनिट वेक्टर n। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन होती है। तो वही क्रॉस प्रोडक्ट में जो होता है नॉर्मल हमारे पास काम करता है वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से अब निकालेंगे तो यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, दो वेक्टर हमारे पास गिवन है, यहाँ से i j k, यहाँ से 1 2 3, यहाँ से 3 3 और 1, यहाँ से इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करके इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास क्या गिवन इक्वेशन क्या आएगी, जो हमारे पास इसको सोल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा। तो इसको सोल्व करके हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी -7i, उस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे तो -7i प्लस 8j माइनस 3k, ये हमारे पास उसको सोल्व करके आ जाएगी। अब हमारे पास प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। तो यही होती है ना। तो अब यहाँ से देखो इसको x इसमें -7x, ये हो जाएगा +8y और ये -3z प्लस d इक्वल टू 0। अब d की वैल्यू निकालनी है। d की वैल्यू क्या कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास पासिंग पॉइंट गिवन थे। ठीक है, पासिंग पॉइंट हमारे पास क्या गिवन थे, -1 3 और 2 गिवन थे। तो यहाँ पे d वैल्यूज पुट करेंगे x y और z की, तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -25। तो यहाँ से भी हम यहाँ पे d की वैल्यू -25 पुट करेंगे और ओवरऑल माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 7x - 8y + 3z + 25, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। और इसकी जो शॉर्ट ट्रिक रहेगी वो क्या रहेगी, जो हमारे पास पासिंग पॉइंट गिवन है उसको जो हमारे पास ऑप्शन है उसमें पुट करके देख लेंगे। जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, आंसर आ जाएगी। ठीक है, इक्वेशन प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे पुट करो -1 3 2, यहाँ पे पुट करेंगे तो -7
प्लस का 24 माइनस का 6 प्लस का 25 इक्वल टू 0। तो क्या ये जो इक्वेशन है, मतलब ये जो नंबर है, क्या 0 के इक्वल आएंगे प्लस माइनस करके? नहीं आएंगे। ठीक है, सेम ऐसे ही तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 0 हमारे पास जो लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड आ जाएगी, जो लेफ्ट साइड है वो 0 बन जाएगी और इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x रेज टू द पावर n माइनस 2 रेज टू द पावर n अपॉन x माइनस 2। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला होता है, रिजल्ट होता है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n x माइनस a। तो ये होता है n a n माइनस 1, इस लिमिट का हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, x approaches to a, x approaches to a x raised to the power n माइनस a raised to the power n अपॉन x माइनस a n माइनस 1। तो यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे a कितना है हमारे पास 2 है, तो n की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो ये आ जाएगी n 2 raised to the power n माइनस 1 इज इक्वल टू 80। ठीक है, तो ये हो जाएगा n 2 रेज टू द पावर n 2 रेज टू द पावर माइनस 1 यानी कि 1/2, इधर आके 160। तो यहाँ पे सीधा ऑप्शन से पुट करके देखेंगे, n को एक बार 4 पुट करेंगे, एक बार 2, एक बार 5, एक बार 3। तो जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। को देखो अब यहाँ पे n की जगह हमने पुट किया, मान लो 2 पुट किया, 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 2, क्या वो 160 आया है? तो देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 160 के इक्वल नहीं है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन गलत। सेकंड पुट करेंगे, सेकंड गलत है। 4 पुट करेंगे तो 4 2 की पावर 4 यानी कि 16, 16 4 ज़ा 64, तो ये भी 160 के इक्वल नहीं है, तो ये भी हमारे पास गलत। अब 5 पुट करेंगे तो 5 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अगर हमने यहाँ पे वैल्यू 5 पुट करी तो 5 इंटू 32, 2 की पावर 5 32, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारे पास 5 इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एफ ऑफ एक्स देन, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ डी ऑफ एफ अपॉन डी ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो बताना है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल हमें पता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो सिंपल डेरिवेटिव का रूल है। तो इसको सोल्व करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे तो देखो 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू ये एज इट इज़ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, मतलब ये एज इट इज़, फिर प्लस, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का ये बात तीनों एज इट इज़, यानी कि 2x इंटू ये तीनों एज इट इज़, फिर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4x का क्यूब, फिर ये एज इट इज़, फिर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 8x की 7, फिर ये तीनों एज इट इज़। ठीक है, तो सोल्व करेंगे और x इज इक्वल टू 1 पे, तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ हर बार 8 वैल्यू आएगी, तो 8 के साथ इनकी मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव करें तो 8, ये आ जाएगा 8 प्लस 16 प्लस फिर 32 प्लस 64। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 120, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 125 यूज़ PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करना है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। मैं हिंट दे देती हूँ, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन n स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, n इंटू 2n प्लस 1 और क्या होता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन n स्क्वायर का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 6। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आपको निकालना है कि ओड जो सम है उसका क्या आ जाएगा, ओड जो नेचुरल नंबर है उनके स्क्वायर का जो सम होगा वो क्या आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आप कर लोगे, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है। एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रेशन निकाल दो इसका, ये भी इजी क्वेश्चन है। साइन 3x 4 की पावर 3x का 4 ई रेज टू द पावर 3x अपॉन 3, साइन का क्या आ जाएगा माइनस का कोस, माइनस माइनस प्लस कोस 3x अपॉन 3 प्लस में से, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल प्लस 1000 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 4, तो रिमाइंडर बताना। अगर ये हमारे पास 4 से डिवाइड होता है तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा। अब हम देखेंगे कि फैक्टोरियल 1000 फैक्टोरियल तक इसको हम सोल्व तो कर नहीं सकते, इतनी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो हम यहाँ से देखो 4 फैक्टोरियल हमारे पास क्या होता है, 4 फैक्टोरियल क्या होता है 24 डिवाइड होता है 4 से, इसका मतलब 4 के आगे जितने भी नंबर होंगे वो सारे 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि वो रिमाइंडर हमें क्या देंगे 0, बचे क्या
1 + 2 + 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 और 2 7 और 6 और 2 8 और +1 9 9/4। अब इसको 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 1 1, इसका क्या हो गया रिमाइंडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज द स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म। जो हमारे पास फोर्थ टर्म गिवन है इज स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म, ऐसे। ठीक है, एंड द फर्स्ट टर्म इज -3 और फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है -3 यानी कि ए की वैल्यू -3। तो सेवन्थ टर्म निकालनी यानी कि ए आर की पावर 6 ये निकालनी है। अब देखो ए की पावर 4 इसको हम लिख सकते हैं AR³ इज इक्वल टू, ये ए स्क्वायर क्या होता है AR यानी कि A² R²। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, ए की -3R³ इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9R², तो -3R³ -9R² इक्वल टू 0। आर की दो वैल्यू आ जाएंगी R0 और -3। अब 0 तो हो नहीं सकता, कॉम्बिनेशन 0 कब होगा जब सारी टर्म 0 ही होंगी। तो R इज इक्वल टू -3 यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा A7 निकालेंगे तब -3 R की -3 की पावर 6 यानी कि इसको सोल्व करेंगे तो -2187 हमारे पास आंसर आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10 एंड देयर सम इज लेस देन 40। तो हमारे पास ओड जो दे रखे हैं, ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ओड दे रखे हैं, ओड कंसेक्यूटिव यानी कि लगातार, यानी कि एक तो x होगा और एक x + 2 होगा। तो कंसेक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर तो यही होते हैं। और क्या बोला, लार्जर देन 10, ये भी 10 से बड़ा और ये भी 10 से बड़ा। तो यहाँ से x ग्रेटर देन 10 एंड x इज ग्रेटर देन 8। तो अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, जो टर्म x 10 से बड़ी होगी वो ऑब्वियस सी बात है 8 से भी बड़ी होगी। लेकिन अगर हम मान लो ये ले लेते हैं x इज ग्रेटर देन 8, ये 8 से तो बड़ी है लेकिन क्या 10 से बड़ी है, नहीं। तो इसलिए x इज ग्रेटर देन 10 ही हमें यहाँ से वैल्यू लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो ऑब्वियस सी बात है 10 से बड़ी है तो वो 8 से ऑब्वियस सी बात है बड़ी होगी। ठीक है, तो अब एक तो हमारे पास आ गया x ग्रेटर देन 10, उसके बाद क्या बोला, एंड देयर सम इज लेस देन 40। तो यानी कि x + 2 इनका सम जो है लेस देन 40 है। तो इसको सोल्व करेंगे 2x + 2 इज लेस देन 40। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी लेस देन 90 और एक आ गई हमारे पास x ग्रेटर देन 10। ठीक है, 10 और 19। अब इनके पेयर बताने हैं। पेयर देखो 10 से बड़ी 19 से छोटी, तो 11 13। ठीक है, इनका सम वो होना चाहिए लेस देन 40। तो ठीक है, ऐसे पेयर बनाते रहो। अब क्या बनेंगे पेयर, एक बनेगा 11 और 13, एक बनेगा 13 15, एक बनेगा 15, उसके बाद 17, फिर एक बनेगा 17 19, फिर बनेगा 19 और 21। क्या 19 और 21 बनेगा, इनका सम करके देखो 10 और 40 आ गया। लेकिन इसने बोला लेस देन, ना कि इक्वल टू। इसने ये बोला ना लेस देन का मतलब सिर्फ 40 से छोटे लेने हैं, ना कि 40 के इक्वल और 40 के से बड़े। ठीक है, तो ये वाला पेयर नहीं आएगा। तो टोटल कितने पेयर हो गए, 1 2 3 4 पेयर हो गए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ए सोल्यूशन इज टू बी कैप्ट बिटवीन 63 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 72 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक सोल्यूशन है जो इन दोनों के बीच है। व्हाट इज द रेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, मतलब सेल्सियस में इनकी टेम्परेचर की रेंज बतानी है। इफ़ द सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट कन्वर्जन फॉर्मूला इज गिवन बाय एफ, हमारे पास ये गिवन है। तो अब देखो 63 इसने क्या बोला है, 63 लेस देन जो है क्या, व्हाट इज द ए सोल्यूशन जो है इनके बीच में है, तो यानी कि एफ इज लेस देन 72। ठीक है, तो 63 एफ की वैल्यू हमारे पास क्या है 9/5 C + 27 सेंटीग्रेड में बताना है 72। तो यहाँ से 27 बोथ साइड माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास माइनस करके ये हो जाएगा 36 लेस देन 9/5 सेंटीग्रेड लेस देन 72 में से ये 27 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 45। ठीक है, अब यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 180 लेस देन 9C लेस देन 225। अब 9 है, 9 से इसको थ्रू आउट डिवाइड कर दो तो यहाँ से C बच जाएगा। C की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 20 लेस देन C लेस देन 25। ठीक है, ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द एंगल बिटवीन दी, ये भी बहुत इजी है, ये भी मैंने करवा चुकी। दो वेक्टर हमारे पास गिवन है, उनके बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, cos थीटा इज इक्वल टू A डॉट B डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ A डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ
बी। ठीक है, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेना, आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट 132 क्वेश्चन, इफ द लाइन दिस एंड दिस आर कॉन्क्रेंट देन द वैल्यू ऑफ के। अब बताओ कॉन्क्रेंट, एक तो हमने कोलिनियर पढ़ा था, अब एक हम पढ़ रहे हैं कॉन्क्रेंट। कॉन्क्रेंट हमारे पास क्या होता है, कॉन्क्रेंट कम से कम 3 लाइन होनी चाहिए कॉन्क्रेंसी के लिए, कम से कम 3 लाइन। ठीक है, 2 लाइन होंगी, मान लो ये 2 लाइन है, अब बच्चे पूछेंगे मैडम 2 हो गई तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। कॉन्क्रेंट के लिए हमारे पास 2 लाइन है तो इंटरसेक्टिंग, और 3 लाइन है तब वो पॉइंट जो होगा वो कॉन्क्रेंट होगा। ठीक है, तो याद रखना 2 लाइन होंगी तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, 3 या 3 से ज़्यादा होंगी तो कॉन्करेंसी हो जाएगी। ठीक है, कॉन्करेंट होगा। ठीक है, तो अभी देखो L1 L2 L3, मान लो ये 3 लाइन है तो 2 लाइन अगर इंटरसेक्टिंग है तो 2 लाइन अगर एक दूसरे को कट करते हो तो इंटरसेक्टिंग यानी कि वो पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा, और उसके ऊपर एक और अगर हम तीसरी लाइन करें तो तीसरी लाइन को भी जो पॉइंट है वो उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन जाएगा। तो यहाँ से ये कॉन्करेंसी की कंडीशन सोल्व हो जाएगी। तो यहाँ से अब देखो कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ से इससे और इससे हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, इन 2 लाइनों से इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों लाइनों से एक्स और वाई की वैल्यू अगर हम सोल्व करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और वाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो थर्डली लाइन को भी सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 5 + k - 3 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 3 - 5, k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2। ठीक है, 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy/dx। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, या तो हम इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से, यानी कि dy इज इक्वल टू e⁻x sin x dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करके सोल्व करते हैं। शॉर्टकट ट्रिक क्या कहेगी, शॉर्टकट ट्रिक जो 0 0 हमारे पास पासिंग पॉइंट है, क्या वो जो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा तो वही हमारी गिवन इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, वही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। अब वैल्यू पुट करके देखो, यहाँ पे पुट करो y की जगह 0 तो ये आ गया -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे x की जगह 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे इज इक्वल टू 1, तो ये नॉट इक्वल टू, ये इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन गलत है। सेकंड में ये हो जाएगा -1, यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह 0 इज इक्वल टू -1, ये ट्रू है। थर्ड देखो, थर्ड क्या कहता है 2y + 1, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा +1, यहाँ आ जाएगा -1, तो ये हमारे पास गलत है। ठीक है, ऐसे देखना है चेक करके। अगर मान लो किसी के मन में होगा मैडम अगर 2 ऑप्शन ट्रू हो जाए फिर क्या करें, फिर इसको भाई वही लॉन्ग मेथड से सोल्व करके देखना पड़ेगा। ठीक है ना, इंटीग्रेशन करके। तो सबसे शॉर्ट ट्रिक यही होती है कि मतलब पासिंग पॉइंट को गिवन इक्वेशन में पुट करके देख लो, और 99% चांस होते हैं कि हमारा वहाँ से ऑप्शन मिल जाता है हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रियल रूट नंबर सच दैट। हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है और हमें रियल नंबर निकालना है। तो रियल नंबर देखो, आयोटा वाले को अलग कर लो, इमेजिनरी वाले को, और रियल नंबर को अलग कर लो। तो देखो यहाँ पे 3x विदाउट जो आयोटा है 5y इज इक्वल टू 7, और यहाँ से 2y - x इज इक्वल टू 5। कंपेरिजन करा ना इमेजिनरी का अलग से और रूट है जो रियल वाले नंबर का अलग से, कंपैरिजन करके यहाँ से x y की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -1, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2। इसने रियल नंबर पूछा है तो x इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव, वही सेम 2 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर द सम ऑफ वूज स्क्वायर इज 290। तो देखो x यानी कि x² + x + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 290। इसको सोल्व करेंगे तो जो हमारे पास फैक्टर आएंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टर बनेंगे, वहाँ से जो रूट आएंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करके देख लेना आप, बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, यूज द यूक्लिडियन एल्गोरिथम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m and n सच दैट, ये हमारे पास गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m and n सच दैट 512 m + 320 n इज इक्वल टू 64। ठीक है, 512 m + 320 n इज इक्वल टू 64। m और n की वैल्यू बतानी है। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करें,
कि यहाँ से ऑप्शन उठा के देखिए, ऑप्शन से देखो कैसे, अगर m की वैल्यू 2 रखती और n की वैल्यू -1 रखी तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 की टर्म में चला जाएगा, और यहाँ से -1 से करेंगे तो ये 320 ही रहेगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा। तो इतना 1000 में से इसको माइनस करेंगे तो 64 आएगा, कभी भी नहीं आएगा, तो ये गलत है। सेम अगर सेकंड m-2 पुट कर दिया तो ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो पॉजिटिव बन के बड़ा नंबर आ जाएगा, तो ये भी 64 के इक्वल नहीं आएगा। थर्ड, अगर m की वैल्यू यहाँ 1 है और n की वैल्यू -4 है तो ये तो हो गया 512 और -4 यानी कि ये 1200 की कुछ रेंज में चला जाएगा, तो भी ये 64 नहीं आएगा। तो इसका मतलब थर्ड भी करेक्ट, फोर्थ हमारे पास 2 हो जाएगा। इसको पुट करके देखेंगे, 512 के 2 से मल्टीप्लाई 1024 -960, तो ये हमारे पास 64 आ गया, तो इसी ये होगा ट्रू, ठीक है, ये ऐसे करना था। ओके, नेक्स्ट, for what value of k is the function defined by this is continuous at x is equal to 0, ठीक है, कंटिन्यूस बताना है, कंटिन्यूस गिवन है, k की वैल्यू बतानी है, तो इसको सोल्व करेंगे तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो हमारे पास रिजल्ट है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ से रखो k ऑफ x² - 2x इज इक्वल टू 4x + 1 लिमिट x अप्रोचेज टू 0, लिमिट x अप्रोचेज टू 0। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 0, तो ये 0 इज इक्वल टू यहाँ पुट करेंगे तो ये 1, तो ये कभी भी पॉसिबल है ही नहीं, तो इसका मतलब ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब नो रियल वैल्यू, किसी भी रियल वैल्यू के लिए ये यहाँ पे k एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 138, इफ f is a function defined on set of integers by f of x this for all x belongs to z then f is, तो हमें बताना है कि फंक्शन 1 है या ऑन टू है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ये दे रखा है f of x² + 14x - 51, ठीक है। अब इसको हम कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, तो वही x का जो कोफिशिएंट होता है उसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और फिर उसका स्क्वायर, यानी कि 2 7 जा 14 हो जाएगा और 7 7 जा 49, तो इसका कंप्लीट होल स्क्वायर जो बनेगा वो क्या बनेगा x² + 14x - 51 + 49 - 49, तो ये बन जाएगा x + 7 का होल स्क्वायर माइनस का 100, तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब ये बताओ ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कैसे हो गया, बताओ कैसे हो गया। ये हो गया जब मान लो x + 7 को हमने 0 मान लिया तो ये -100 ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा, जो -100 है ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा ना, तो यहाँ से f of x जो होगा वो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू -100। जो ये क्वांटिटी है, मान लो ये जो क्वांटिटी है वो जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -100 रहेगा। अगर ये 0 है तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी -100 आ जाएगी, और माइनस जो फंक्शन है वो हमेशा -100 से या तो -100 होगा या -100 से बड़ी वैल्यू देगा, ठीक है। तो अब देखो ऑन टू के लिए चेक करें, ये हमारे पास डोमेन, ये हमारे पास कोडोमेन, तो जो फंक्शन ने बोला है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू -100 तक ही वैल्यू देगा, या तो -100 या -100 से बड़ी। तो यहाँ से मान लो ये हो गया -105, ये -100 -98 -68 ऐसे चलेगा, लेकिन फंक्शन ने ये बोला है और यहाँ पे इंटीजर 1 2 3 4 अप टू 100, तो यहाँ पे देखो -100 की प्री इमेज मिल जाएगी, -98 की, इनकी सबकी मिल जाएगी, लेकिन क्या -105 की प्री इमेज मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्योंकि जो फंक्शन अभी हमने देखा है वो क्या वैल्यू ले रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू -100, तो यहाँ पे प्री इमेज -105 की तो मिलेगी नहीं। तो ये फंक्शन अगर एक भी नंबर हमेशा ऐसा मिल गया जिसकी हमारे पास प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो फंक्शन क्या होता है नॉट ऑन टू, ठीक है, नॉट ऑन टू बन जाएगा। तो यहाँ से ये ऑन टू नहीं है, ठीक है, आई बात समझ में, ऑन टू नहीं है, तो इसका मतलब फर्स्ट हमारे पास ये हो गया, ठीक है, तो हमारे पास ये ऑन टू तो नहीं है, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन खत्म। अब देखो 1 1 कैसे चेक करेंगे। 1 1 के लिए 1 1 का हमें पता होता है ना क्या होता है, तो देखो पहले इसको सोल्व कर लिया। अभी हमने ये बनाया था x + 7 का होल स्क्वायर -100, ठीक है, तो इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो f of x इज इक्वल टू f of x था, तो ये f of x को हमने मान लिया y, ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ से देखो ये हो गया y + 100 इज इक्वल टू x + 7 का
होल स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया। अब ये हमारे पास क्या बन गया, अपवर्ड पैराबोला। यही होता है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो ये अपवर्ड पैराबोला, तो ये इसी फॉर्म का बन गया, x+7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y+100। अपवर्ड पैराबोला हो गया। तो अब देखो इसकी जो बनेगी वो इमेज जो है वो कैसे बनेगी, देखो यहाँ से इसकी जो इमेज बनेगी वो ये बनेगी। ये y वाली लाइन है, ये हमारे पास x एक्सिस है। तो x+7 का होल स्क्वायर था, तो मान लो 7 यानी कि -7 इधर है, और 100 समथिंग करके माइनस y का जो 100 है वो इधर है, माइनस का 100। ठीक है, ये y की नेगेटिव लाइन और ये x की नेगेटिव लाइन। तो ये बनेगा हमारे पास कुछ इस तरीके से। ठीक है, सॉरी, ये -7 को क्रॉस करता हुआ ये बनेगा हमारे पास अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, अब देखो, अब अपवर्ड पैराबोला यहाँ ये जो यहाँ पे पैरेलल लाइन खींचेंगे y एक्सिस के, तो एक ये ऐसे खींचेंगे, तो हमारे पास सबकी जो x है उस y के पॉइंट के लिए x की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, हर एक के लिए दो वैल्यू आ रही हैं x की, लेकिन फंक्शन जो 1 है वो क्या कहता है, हर एक जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, मतलब हर एक एलिमेंट की वैल्यू। तो यहाँ पे तो हमें क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। तो यहाँ से ये ग्राफ से जब हमने देखा तो ये 1 नहीं बन रहा है। ठीक है, ये 1 नहीं है, तो यहाँ से ये 1 भी नहीं है। तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पता चला ना ग्राफ से, क्योंकि यहाँ पे y के हर एक पॉइंट के लिए हमारे पास x की दो वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं, तो इसीलिए हमारे पास ये फंक्शन 1 नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर इज। थर्ड ऑर्डर डिग्री मतलब हमारे पास थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो हमें बताना है उसके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे, लेकिन वो बताना है किस में है, जनरल सॉल्यूशन में। ठीक है, एक हमारे पास होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, एक हमारे पास होता है जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये बताना है। अब हमारे पास ये है ना, बात आप हमेशा याद रखना, मैं क्या बोल रही हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा उसके जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे वो हमेशा 0 होंगे, चाहे वो कितनी डिग्री की हो, थर्ड मतलब चाहे वो कितने ऑर्डर की हो, थर्ड की, फोर्थ की, 5 की, 6 की, कितने ऑर्डर की भी हो, उसके जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होंगे वो हमेशा क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसने पूछा है जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन इन द नंबर ऑफ जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे, तो अब वो देखो, जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उतने ही हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, किसमें, जनरल सॉल्यूशन में। एक बार दोबारा ध्यान से सुनो, मैं ये बोल रही हूँ, जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उतने ही ऑर्डर के उतने ही हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, किसमें, जनरल सॉल्यूशन में। ठीक है, तो इसका 3 आंसर आ जाएगा। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, चाहे वो कितना ही ऑर्डर हो, मैटर नहीं करेगा, लेकिन हमेशा पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे वो 0 होंगे। ठीक है, और जनरल सॉल्यूशन में जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है उतने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी कि 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ टेंजेंट इनवर्स 2x प्लस टेंजेंट इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4। तो हमें पता है टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। एक हमारे पास अगर माइनस आ जाए तो फॉर्मूला क्या बनेगा, टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अब इन दोनों में एक ऐसा पॉइंट है जो आप लोगों को शायद ही पता होगा, और वो पॉइंट क्या है, याद रखने होगा, ये वैल्यू जब सेटिस्फाई होगी जब हमारे पास जो डिनोमिनेटर है एक्स वाई वो क्या होगा, लेस देन 1 होगा, इस कंडीशन में। ठीक है, और इस कंडीशन में ये 1 प्लस एक्स वाई है, इसमें हमारे पास क्या कंडीशन आएगी, जो डिनोमिनेटर है वो एक्स वाई जो होगा ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में कैसे, दोबारा रिपीट करती हूँ मैं, जो डिनोमिनेटर है इसका वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 का मतलब एक्स वाई लेस देन 1, यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स वाई हमेशा ग्रेटर देन 0 का मतलब एक्स वाई ग्रेटर देन -1, ये पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूले हमारे पास
सेटिस्फाई करते हैं। हम फॉर्मूला को याद तो रख लेते हैं, लेकिन जो हमारे पास कंडीशन गिवन हुई होती है वो हम याद नहीं रखते। ठीक है, तो आपको आई होगी। चलिए अब इस फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई 3 to 5x 1 माइनस 6x स्क्वेयर इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करके हमारे पास x प्लस 1 इक्वल टू 0 और एक वैल्यू x इज इक्वल टू 1/6 यहाँ से आ जाएगी x इज इक्वल टू -1। अब देखो कौन सी वैल्यू, दोनों ही ऑप्शन है हमारे पास, 3 और 4, सेकंड और फर्स्ट तो है ही नहीं। तो अब देखो इन दोनों में से वैल्यू कौन सी ले। तो अभी मैंने बताई थी आपको कंडीशन, क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, एक्स वाई लेस देन 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो जब x को 1 पुट करते हैं यानी कि 6xy क्या होगा, 6x स्क्वेयर। ठीक है, 6x स्क्वेयर लेस देन 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे x की वैल्यू अगर -1 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 6, यानी कि 6 इज लेस देन 1 होता है, नहीं होता। तो ये हमारे पास सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये वैल्यू रिजेक्ट हो गई। तो फोर्थ हमारे पास ट्रू हो जाएगा। फोर्थ कैसे होगा, तो क्या थी कंडीशन, एक्स वाई क्या होना चाहिए हमारे पास लेस देन 1, यानी कि 6x स्क्वेयर लेस देन 1। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1/6 यानी कि 1/36 लेस देन 1। तो ये हो जाएगा 1/6 लेस देन 1। ये ट्रू है, ये तो ट्रू है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको आज के ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिएगा और मैं आपकी प्रैक्टिस करवाती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच।